Hello, my dear students. I, Praveen Dubey, once again welcome you all on the online platform of RVS classes, the Pariksha Guru, and I am here to teach you English, especially for TGT, PGT, LT, NET, JRF, and higher education. And today I am going to deal with a very important topic that is associated with your language classes, and the topic is subject verb agreement. लगभग सभी एग्जाम्स में, खास करके आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी में इससे संबंधित क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर आप का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तैयार है तो लगभग आपका पूरा ग्रामर तैयार है। ये बात आप खूब अच्छे समझ लीजिए, क्योंकि अगर गलतियां कुछ होती हैं तो सब्जेक्ट के हिसाब से आप वर्ब नहीं यूज कर पाते, गलतियां यही होती हैं। तो आई डायरेक्टली शिफ्ट टू माय टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. Get concentrated. But in order to find the regular notification, in order to get a 100% success, you must watch, like, subscribe and share, and don't forget pressing bell icons in order to get all the notifications. Thank you. So subject verb agreement. Subject verb agreement. कहीं कहीं आपको ये एग्रीमेंट कॉन्कर्ड लिखा हुआ मिलता है, अर्थ में कोई अंतर नहीं है, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का होना। अब कुछ लोग कहेंगे क्या वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट का होना नहीं होता है? नहीं, क्योंकि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि सब्जेक्ट वर्ब के ऊपर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं लिखूं ही गो और मैं इसको दो पार्ट में बांट दूं और मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए कि इसके किस हिस्से में गलती है, तो नॉर्मली आप कहेंगे इसके बी पार्ट में गलती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं अगर ही की जगह आई लिख दूं या दे लिख दूं तो क्या यह गलत हो जाएगा? तो आप कहेंगे नहीं, सेंटेंस तो सही हो जाएगा। तो फिर ए पार्ट में हम गलती क्यों नहीं बताते हैं? क्यों बी पार्ट में ही गलती बताते हैं? उसका कारण है क्योंकि हम जानते हैं कि जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब आता है, ना कि वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट। तो अगर हमें वर्ब को सही लिखना है तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को पहचानना होगा, और बहुत मुश्किल काम होता है सब्जेक्ट को पहचानना। सामान्य कॉन्सेप्ट यह कहता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। सामान्य नियम यही है, लेकिन ये तब डिसाइड हो पाएगा जब हम सब्जेक्ट को सही पहचानेंगे। कभी कभी सब्जेक्ट ऐसे लिखे होते हैं, देखने में लगता है कि प्लूरल हैं लेकिन होते वो सिंगुलर हैं, और कभी कभी लगता है सिंगुलर हैं लेकिन होते हुए प्लूरल हैं, और सबसे बड़ी समस्या वही हो जाती है। तब हमारे समझ में नहीं आता कि हम वर्ब कौन सी यूज करें, ठीक है। देखिए वर्ब क्या होती है, अगर इसकी बात हम करें तो वर्ब को आप तीन तरीके से पहचान सकते हैं। सबसे पहले, किसी भी सेंटेंस में वर्ब वह शब्द है जो यह दिखाता है कि कोई व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान क्या करता है। जिस शब्द से पता चले कि कोई व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान क्या करता है वो वर्ब है। जिस शब्द से पता चले कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के साथ क्या किया जाता है वो वर्ब है। और जो ये बताए कि कोई व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान इत्यादि क्या है वो वर्ब है। इसके अनुसार जो, इसके अलावा जो आपको वर्ब दिखती हैं वो वर्ब नहीं बल्कि वो सहायक क्रियाएं अथवा मॉडल ऑक्सिलियरीज होती हैं, ठीक है। तो जैसे हम कहें कि ही गोज, ठीक है, यहां देखिए अगर सुधारेंगे तो हम इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, हम इसमें परिवर्तन करेंगे। अब ये सही हो गया। क्यों सही हो गया? क्योंकि ये सिंगुलर था, हमने इसको सिंगुलर लिख दिया।
देखने में ये प्लूरल नजर आती है लेकिन है सिंगुलर। नाउन वाला कॉन्सेप्ट यहां मत लगाइएगा, ये वर्ब का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ही गोज, इस शब्द से पता चलता है कि कोई व्यक्ति क्या करता है। तो एक व्यक्ति है, वह है वह, और वो क्या करता है, वो जाता है। जाना जिससे पता चलता है वह है वर्ब, ठीक है। इसी तरीके से कहा जाए ही इज बीटन, ही इज बीटन। अब हो गया एक व्यक्ति के साथ क्या किया जाता है, तो व्यक्ति के साथ किया जाता है ये, तो ये है वर्ब, जिसमें ये सहायक क्रिया की तरीके से आया और ये मेन वर्ब की तरीके से आया। और तीसरा है ही इज अ टीचर, ठीक है। तो एक व्यक्ति है वह, और वह है क्या, टीचर। ही और टीचर दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों को एक कौन करता है, इज। जैसे इज होता है पता चल जाता है कि व्यक्ति एक ही है। तो यह व्यक्ति टीचर है, होने का पता इज से चलता है, तो ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो जितने भी अंडर सर्किल मैंने किए हैं वो सब वर्ब हैं। तो वर्ब का पता ऐसे चलता है, लेकिन वर्ब सदैव सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगी, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो बेसिक पर्पज होना चाहिए वो ये कि हम कैसे पहचाने कि सब्जेक्ट कहां है। अगर हम सब्जेक्ट पहचान लेंगे तो फिर वर्ब को पहचानने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, वर्ब को यूज करने में हमें कोई समस्या नहीं आएगी। क्लियर है? चलिए देखिए, सही तरीका तो ये कहता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाने से पहले मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊं, इसके बाद वर्ब पढ़ाऊं, फिर दोनों का एग्रीमेंट कराऊं। लेकिन चूंकि जिस लेवल पर आकर हम पढ़ा रहे हैं वहां हम सीधे किसी टॉपिक पर शिफ्ट हो सकते हैं, और हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि हमने लिखा था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहां मोर देन 50-60 रूल्स आर देयर। 50-60 रूल्स कॉमन रूल्स हैं, जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो आपको मिलेंगे। लेकिन चूंकि इस वीडियो में वो सारे रूल्स नहीं बताए जा सकते, इसलिए कुछ रूल्स मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ध्यान रहे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दिस इज वेरी टेक्निकल टॉपिक। ये बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है। अगर आपको टेक्निक्स पता है तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, कभी भी गलती नहीं करेंगे। लेकिन टेक्निक्स पता है, सही तरीका ये होता है कि आप बस ऐसे देखें, ये और ये भरा जाएगा, ऐसे ही आपको करना है। अगर आपको ट्रिक्स पता है, रूल्स पता है। नॉर्मली आप ग्रामर या लैंग्वेज में देखते हैं कि आपको सबसे पहले डेफिनेशन बताई जाती है, पढ़ाया जाता है, उसके बाद एग्जाम्पल बताया जाता है। लेकिन ये मात्र एक ऐसा टॉपिक है, अगर हम पहले पढ़ाएं, डेफिनेशन दें और फिर एग्जाम्पल दें तो शायद एग्जाम्पल आपके समझ में नहीं आएगा। ये उल्टा चलता है। यहां पहले आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा और उसी एग्जाम्पल में रूल्स को समझाने का प्रयास करूंगा। दिस विल हैपन, ठीक है। तो चलिए हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर हम बात करें रूल 1 की, ठीक है, रूल 1 की, तो रूल 1 में मैं रूल 1 लिखने नहीं जा रहा हूं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। मैं सीधे उसी एग्जाम्पल से समझाऊंगा, पहले कहूंगा फिर समझाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी सेंटेंस में, कोई सेंटेंस है और उसमें 2 नाउन्स या अधिक नाउन्स, क्योंकि हमें तो केवल 2 से ही मतलब है, क्योंकि एक होगा तो सिंगुलर हो जाएगा और 2 होगा तो प्लूरल हो जाएगा। फिर 2 से अधिक चाहे जितने हो जाए वो प्लूरल ही होंगे। तो हमें एक और एक से अधिक का कॉन्सेप्ट रखना है, तो हम 2 बार बार बोलेंगे, ठीक है। तो 2 का मतलब आप 3, 4, 5 कुछ भी समझ सकते हैं, क्योंकि आगे सबका सेम है वैल्यू। तो यदि किसी सेंटेंस में 2 नाउन्स एंड से जुड़े हुए हों, 2 नाउन्स एंड से जुड़े हुए हों, ठीक है, और दोनों के पहले द आया हो, द THE द आया हो, ठीक, तो वो 2 होते हैं
और उनके अनुसार जब वर्ब आएगी तो प्लूरल में आएगी। लेकिन यदि केवल पहले वाले से पहले द आया हो, दूसरे से पहले द न आया हो, तो वो सिंगुलर हो जाते हैं और उनके साथ वर्ब सिंगुलर में आएगी। इस बात को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। जैसे देखिए, जैसे लिखा हुआ हो द पोएट एंड फिलोसोफर, और फिर लिखा हुआ हो द पोएट एंड द फिलोसोफर। कॉन्सेप्ट देखिए, यहां 2 बार द है, यहां केवल 1 बार द है। तो ऊपर वाला जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और नीचे वाला जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, क्योंकि ऊपर वाले में द पोएट एंड फिलोसोफर दोनों एक ही व्यक्ति हैं। एक ही व्यक्ति कवि भी है और दार्शनिक भी है। द पोएट एंड फिलोसोफर, यही हमको भरना है। गॉन बैक, और यहां गॉन बैक। ठीक है, अब हमें वर्ब भरनी है। ध्यान देखिए, द पोएट एंड फिलोसोफर, अगर हमें हैज और हैव इन दोनों में से भरना है तो हम क्या भरेंगे? ध्यान रहे, यहां हम भरेंगे हैव और यहां भरेंगे हैज। ऊपर वाले में हमने भर दिया हैज क्योंकि वहां सिंगुलर है वो, और नीचे वाले में हमने भर दिया हैव क्योंकि सिंगुलर हैज होती है और प्लूरल हैव होती है। तो द पोएट एंड फिलोसोफर, जो पोएट है वही फिलोसोफर है और जो एक ही है। तो पोएट और फिलोसोफर वापस जा चुके हैं, और द पोएट एंड द फिलोसोफर, ये 2 हो गए। पोएट और फिलोसोफर, कवि और दार्शनिक, दोनों वापस जा चुके हैं। क्लियर है? लेकिन अगर कोई ऐसा नाउन हो जिसमें इसका कोई कॉन्सेप्ट ही ना हो, राम एंड श्याम, यहां तो 2 दिख ही रहे हैं, द का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, तो यहां कंफ्यूज मत होइएगा कि सर द आया ही नहीं। इनके साथ द आ भी नहीं सकता है। राम एंड श्याम, तो यहां इज लिखें कि आर राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स। ठीक है, राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स। तो ये कॉन्सेप्ट 2 नाउन्स का एंड से जुड़ने पर कैसे सब्जेक्ट का फॉर्मेशन होगा उसके लिए था। ठीक है, तो दिस। अब चलते हैं रूल 2। ये कोई रूल का क्रम नहीं है, ये तो मैं अपने मन से लिख दे रहा हूं। क्योंकि मैं बता रहा हूं दूसरा है ये, तो मेरे लिए दूसरा है, तो ये कोई नियम नहीं, क्रम से आपको मिलेगा। रूल 2, यदि सब्जेक्ट ऐसा है, सब्जेक्ट मतलब कर्ता ऐसा है, जैसे कहा जाए अमेनी, अमेनी, और एक है मेनी अथवा एन। दोनों में अंतर पहचानने की कोशिश करिए। जस्ट ट्राई टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस और जस्ट ट्राई टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज 2। देखिए, ऊपर वाला जो है ये प्लूरल के लिए आया है और नीचे वाला जो है ये सिंगुलर के लिए आया है। ठीक है, ऊपर वाला प्लूरल है और नीचे वाला सिंगुलर है। अ मेनी स्टूडेंट्स rusticated, तो यहां हम हैज बीन लिखें कि हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन।
मेनी स्टूडेंट, इसके अनुसार कुछ और होता तो एन लगा देते। मेनी स्टूडेंट यहां होगा हैज बीन, यहां हैज बीन, यहां हैव बीन। जस्ट ट्राई टू फाइंड द डिफरेंस, मेनी एंड मेनी। नीचे वाले में सिंगुलर है, ऊपर वाले में प्लूरल है, तो जरा जरा सा में कितना बदल जाता है ये आप देख सकते हैं। अ मेनी प्लूरल, मेनी अथवा एन क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। क्लियर है? और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत ज्यादा गलत हो जाते हैं, पता नहीं चलता है, लगता है अ लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, सिंगुलर ही होना चाहिए और ये क्या हो सकता है, तो गलती वही हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है। ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब रूल थर्ड, देखिए डिफरेंस बिटवीन अ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ। ये देखिए, ये दोनों सब्जेक्ट है, मान लीजिए अ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ, क्या अंतर है? अ नंबर ऑफ के बाद और द नंबर ऑफ के बाद यहां भी प्लूरल नाउन आएगा, यहां भी प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन अंतर देखिए, यहां प्लूरल वर्ब आएगी और यहां सिंगुलर वर्ब आएगी। खूब अच्छे से देख लीजिए, अ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ, कितना बड़ा अंतर है। देखने में दोनों सेम सेम लग रहे हैं कि संख्या तो होगी होगी, और तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे जब नाउन प्लूरल दोनों की तरफ आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल a number of टीचर्स, देखिए प्लूरल हो गया, a number of टीचर्स, टीचर नहीं लिख सकते हैं, a number of टीचर्स been सस्पेंडेड। तो यहां हम हैज लिखें कि हैव लिखें, ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि अगर ये सिंगुलर है तो हैज, अगर प्लूरल है तो हैव, ठीक है। और यहां अगर हम लिख दें द नंबर ऑफ टीचर्स बीन सस्पेंडेड। अब यहां हम हैज लिखें कि हैव लिखें, रूल्स ऊपर लिखें, नीचे एग्जांपल्स लिखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको समझने का आप प्रयास करिए। केवल डिफरेंस है अ और द का, और कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस केवल अ और द का है, कोई डिफरेंस इसके अलावा नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस से हो जाता है। अ नंबर ऑफ टीचर्स का हिंदी में अगर हम अनुवाद करें, देन विल फाइंड बहुत सारे टीचर्स, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत सारे विद्यार्थी है, नंबर ऑफ टीचर्स बहुत सारे शिक्षक, ठीक है। हैव बीन सस्पेंडेड, सस्पेंड कर दिए गए हैं, निलंबित कर दिए गए हैं, बहुत सारे शिक्षक निलंबित कर दिए गए हैं, ठीक है। अब यहां देखिए, द नंबर ऑफ टीचर्स हैज बीन सस्पेंडेड, हैज बीन सस्पेंडेड, व्हाई? इसका मतलब टीचर सस्पेंड बहुत सारे नहीं हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या सस्पेंड हुई है।
ठीक है, शिक्षकों की एक बड़ी संख्या, मतलब शिक्षकों की संख्या, टीचर से मतलब नहीं है, संख्या से मतलब है। द नंबर हैज बीन सस्पेंडेड, टीचर्स नहीं, द नंबर ऑफ टीचर्स हैज बीन सस्पेंडेड, संख्या। जैसे कहा जाए द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग इन द सिटी, मतलब व्हीकल्स की संख्या बढ़ रही है, व्हीकल्स नहीं बढ़ रही हैं। तो जरा सा अंतर है, केवल अ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ, और बहुत बड़ा डिफरेंस से क्रिएट हो जाता है। इसलिए वी वेरी केयरफुल, दिस इज हाईली टेक्निकल, दिस इज हाईली ऑथेंटिकेटेड, तो कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए, जरा से में सब कुछ बदल जाता है। ठीक है, चलिए अगले पर चलते हैं। रूल 4, ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं। यदि किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन आप इसको तब पढ़ेंगे जब आप प्रोनाउन पढ़ेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेशन बताने वाले प्रोनाउन। ठीक है, यदि किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन आता है, और रिलेटिव प्रोनाउन आप जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तभी जानेंगे। तो जो वर्ब आएगी वो रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले जो नाउन्स अथवा प्रोनाउंस आए होंगे उसके अनुसार आएगी। ध्यान रहे आपको, नहीं तो सब गलत हो जाएगा, न कि जो पहले सब्जेक्ट आए एकदम शुरुआत में उसके अनुसार। तो रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले आपको ध्यान देना है। ठीक है, जैसे हम कहें, किसी का भी नाम ले लें, मान लीजिए हम नाम लेते हैं विराट कोहली का। विराट कोहली is one of those players who selected for the next वर्ल्ड कप। अब सवाल ये है कि यहां हैज रखें कि हैव रखें, हैज और हैव, वी वेरी केयरफुल। अब देखने में लग रहा है कि यार विराट कोहली तो एक ही है, तो यहां सिंगुलर आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, देखने में यह लग रहा है। लेकिन आपको विराट कोहली से मतलब नहीं है, क्योंकि विराट कोहली के साथ जो आना था वो आ चुका है, विराट कोहली के साथ जो आना था वो आ चुका। विराट कोहली इज हो गया, विराट कोहली का काम समाप्त हो गया। विराट कोहली इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स। अब हमें रिलेटिव प्रोनाउन देखना है, रिलेटिव प्रोनाउन है कहां? रिलेटिव प्रोनाउन यहां है, ये देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन ये है। और नियम में मैंने क्या बताया आपको कि रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले जो आया हो, ठीक पहले, तो रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले क्या आया है? ये आया है, ये आया है, ये आया है। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये प्लूरल है। तो अगर ये प्लूरल है तो इसके अनुसार हम किसको टिक करेंगे? हैव को। अब आप पूछेंगे सर ये कैसे हो गया, विराट कोहली तो एक ही है। तो इसका जवाब है कि विराट कोहली एक है, तो विराट कोहली इज वन ऑफ दोज प्लेयर। विराट कोहली उन खिलाड़ियों में से एक हैं। अब देखिए आगे, जिन्हें अगले वर्ल्ड कप के लिए चुना गया है, मतलब चुने गए हैं बहुत सारे, और ये चुनने के लिए क्रिया आ रही है, और बहुत सारे चुने गए हैं, उनमें से विराट कोहली एक है।
तो गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सब बिगड़ जाएगा और पता चलेगा भी नहीं कि गलती कहां हो गई। ठीक है, तो जैसे कहा जाए दूसरा एग्जांपल, सीता इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स that देखिए, अब सवाल ये उठता है कि यहां रिलेटिव प्रोनाउन कौन है, यहां रिलेटिव प्रोनाउन है दैट। आप कहेंगे सर यहां दैट कैसे आ गया, वो क्यों नहीं आया, क्योंकि व्यक्ति तो एक ही है। तो कुछ रूल्स होते हैं, जब आप रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ेंगे तब आपको वो रूल्स ढंग से पता चलेंगे कि अगर बेस्ट आ जाता है, ऑल आ जाता है, ओनली आ जाता है, इस तरीके का आ जाता है कुछ भी, तो ये जो हु है, विच है, ये सब दैट में बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये उस कारण से दैट आया है, इसकी बात हम जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तब हम ध्यान से देखेंगे। तो अब ये रिलेटिव प्रोनाउन, इसके पहले क्या है, ये है प्लूरल। तो प्लूरल अगर है तो हम यहां लगाएंगे है, क्लियर है, एकदम बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब एग्जाम में प्रेशर होता है, एग्जाम में बहुत सारी बातें होती हैं, आपके पास समय कम होता है, करना सब कुछ होता है, तो वहां उस प्रेशर को झेलते हुए क्वेश्चंस को करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर आपके कॉन्सेप्ट सही हैं, आपको नियम कानून पता है, तो कभी भी कोई भी गलती आप नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल पर आते हैं। रूल 5, क्लियर है, रूल 5, यदि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई जीरंड हो, जीरंड क्या हो, जीरंड, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई जीरंड हो, जीरंड अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज जीरंड, ठीक है, तो आप कहेंगे जीरंड किसी वर्ब का वह आईएनजी फॉर्म है, केवल आईएनजी फॉर्म नहीं कि आपने गोइंग कह दिया तो हो गया ना, जीरंड किसी वर्ब का वह आईएनजी फॉर्म है जिसमें नाउन के गुण होते हैं, और देखने में तो वर्ब लगेगी लेकिन काम वो मोस्टली नाउन का करेगी। ठीक है, अगर वही जीरंड, एग्जाम्पल देखिए, जैसे कहा जाए, यहां देखिए जीरंड समझा रहा हूं, सी इज डांसिंग, जीरंड समझा रहा हूं, डांसिंग एक वर्ब है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, लेकिन अगर इसी को हम ऐसे लिख दें, डांसिंग इज गुड फॉर हेल्थ, अब ये डांसिंग क्या है, ये जीरंड हो गई है। क्यों, क्योंकि अब ये नाउन की तरीके से प्रयोग में आ रही है, यहां कोई नाच नहीं रहा है, कोई डांस नहीं कर रहा है, यहां सीधा एक डांस करना, सीधा एक डांस करना मतलब नाचना, नृत्य, ये नाउन हो गया, नृत्य स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो नियम आपका कहता है कि अगर कोई भी जीरंड सब्जेक्ट के रूप में आता है तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, लेकिन यदि दो जीरंड एंड से जुड़े हुए हों तो वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। जैसे यही देखिए आप, सिंगिंग इज आर्ट, क्या भरा जाएगा, इज,
सिंगिंग इज अ गुड हैबिट। लेकिन अगर यही हो जाए डांसिंग एंड सिंगिंग गुड फॉर हेल्थ, इज और आर अब होगा आर। डांसिंग एंड सिंगिंग आर गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि अब ये दो हो गए हैं। ठीक है, ये दो हो गए हैं, इसलिए कभी भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये एक रूल ये हो गया। नेक्स्ट रूल पे आते हैं। देखिए महत्वपूर्ण है, गलती ज्यादा होती है जो मैं बताने जा रहा हूं उसमें। अगर किसी सेंटेंस में नथिंग बट आता है, नथिंग बट, क्या क्या, नथिंग बट, यदि किसी सेंटेंस में नथिंग बट आता है तो इसके बाद नाउन जो आएगा, चाहे वो सिंगुलर में आए चाहे प्लूरल में आए, वर्ब हमेशा सिंगुलर में ही आएगी। इस बात का ध्यान दीजिए। नथिंग बट चेयर, और अगर यही ऐसे लिख दिया जाए नथिंग बट चेयर्स सोल्ड हियर। अब देखिए, आप ऊपर वाले में मान लीजिए आपको इज और आर में से भरना है, नीचे वाले में से इज और आर में से भरना है, तो दोनों ही परिस्थितियों में इन बोथ द केसेस यू हैव टू टिक इज। कंफ्यूजन इसलिए आपको हो सकता है, ऊपर सिंगुलर में चेयर है और नीचे प्लूरल में चेयर है, लेकिन वो आपका कंसर्न नहीं है। आपका कंसर्न है नथिंग बट। नथिंग बट आ गया तो ये सिंगुलर हो गया, चाहे आगे सिंगुलर नाउन है अथवा प्लूरल है, वर्ब आपकी सिंगुलर में एग्जिस्ट करने वाली है। क्लियर है? तो नथिंग बट चेयर इज सोल्ड हियर, नथिंग बट चेयर्स इज सोल्ड हियर। कोई भी अंतर वर्ब में नहीं पड़ने वाला है नाउन के सिंगुलर अथवा प्लूरल होने से। क्लियर है? गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। रूल 7। ठीक है, रूल 7। जो भी रूल्स हैं, यदि किसी एडजेक्टिव को हम कॉमन कलेक्टिव नाउन की तरह यूज करते हैं, ध्यान सुनिएगा, यदि किसी एडजेक्टिव को हम कॉमन कलेक्टिव नाउन की तरह यूज करते हैं तो वह प्लूरल नाउन की तरह यूज होता है। और यदि किसी सेंटेंस में वो सब्जेक्ट के रूप में आता है तब हम उसके साथ वर्ब प्लूरल में यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट आप समझिए, सबसे पहले एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट आप समझिए। ठीक है, ओके। जैसे हम कहें ही इज अ पुअर मैन, ही इज अ पुअर मैन, तो इसमें एडजेक्टिव कहां है? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, जो नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। ठीक है, तो यहां नाउन हमारा मैन है तो उसका जो एडजेक्टिव है ये है। ठीक है, ये एडजेक्टिव है। अगर इसको हमें
कॉमन कलेक्टिव नाउन बनाना है तो इसके पहले हम द लगा दें। अगर हम लिख दें द पुअर, अब इसके सामने मैन लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम मैन लिख देंगे तो पुअर फिर से एडजेक्टिव हो जाएगा, फिर से ये एडजेक्टिव हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट यही लिख के हम छोड़ देंगे। तो जब हम कहते हैं द पुअर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ गरीब लोग। द पुअर एक्सप्लॉइटेड। अब अगर हमें लिखना है इज अथवा आर तो हम किसका चुनाव करेंगे? द पुअर इज एक्सप्लॉइटेड और द पुअर आर एक्सप्लॉइटेड। यहां हम कहेंगे द पुअर आर एक्सप्लॉइटेड। वाई? गरीबों का शोषण होता है। द पुअर मतलब गरीब लोग, उसमें लोग द पुअर पीपुल लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम पीपुल लिख देंगे तो फिर से वो एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे कहा जाए द रिच arrogant is और आर द रिच आर एरोगेंट। जो धनी लोग होते हैं वो गुरूरी और घमंडी होते हैं। जो धनी लोग होते हैं, द रिच का मतलब धनी लोग, ध्यान रहे। तो जब भी हम किसी एडजेक्टिव को आर्टिकल द का यूज करके कॉमन कलेक्टिव नाउन में बदलते हैं तो वो प्लूरल की तरह किसी भी सेंटेंस में काम करता है। और सेंटेंस का अगर हम सब्जेक्ट बना देते हैं उसे, तब हम उसके साथ वर्ब कैसे यूज करते हैं? प्लूरल की वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट रूल, रूल 8। रूल 8, 8वां नियम। मैं 8वां बता रहा हूं इसलिए 8वां, कोई क्रम नहीं है किसी बुक का ये, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में आपको कंफ्यूजन हो रहा है परसेंट और परसेंटेज में, परसेंट और परसेंटेज में, जैसे लिखा हुआ 30% और लिखा हुआ है अ बिग परसेंटेज, ठीक है, तो आपको कैसे वर्ब का यूज करना है वो इस नियम में आपको पता चलेगा। जैसे लिखा जाए परसेंट ऑफ, ठीक है, डिपेंड करेगा कि सामने क्या आएगा। अगर कोई नाउन प्लूरल में आता है, नाउन है तो मोस्टली प्लूरल में ही आएगा, क्योंकि एक का परसेंटेज नहीं निकाला जाता, ज्यादा का निकाला जाता है। तो अगर नाउन है तो मोस्टली प्लूरल में आएगा। परसेंट ऑफ के बाद कोई नाउन प्लूरल में आता है तो वर्ब प्लूरल में आएगी। और अगर है परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज ऑफ, ठीक है, तो इसके बाद नाउन चाहे प्लूरल में आए चाहे सिंगुलर में आए, वर्ब हमेशा सिंगुलर में ही आएगी। और ऊपर वाले का जो कॉन्सेप्ट है, अगर वर्ब कोई, अगर कोई नाउन ऐसा आता है जो अनकाउंटेबल हो तो वर्ब सिंगुलर में आएगी। अगर कोई नाउन ऐसा आता है जो काउंटेबल हो और प्लूरल में आया हो तो उसके साथ वर्ब प्लूरल में आएगी। एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कहा जाए 30% ऑफ, 30% ऑफ चेयर्स। अब चेयर आना बड़ा मुश्किल है, क्यों? क्योंकि एक चेयर का 30% कैसे, हम वो तो टूट जाएगी। 30% ऑफ चेयर्स अब देखिए जितनी भी चेयर्स हैं उसकी 30%, मान लीजिए 100 चेयर्स हैं तो उसकी 30% टूटी हुई थी, तो 100 का 30% भी 30 हो जाएगा तो प्लूरल होगा।
तो यहां चूंकि प्लूरल नाउन लिखा हुआ है इसलिए 30% ऑफ चेयर्स, अगर आपको यहां लिखना हुआ वाज अथवा वर, तो आपको ठीक क्या करना है, वर ब्रोकन। 30% ऑफ चेयर्स वर ब्रोकन। अगर यही कोई ऐसा नाउन लिख दिया जाए जो हमेशा सिंगुलर में ही रहता है, जैसे देखिए लिख दिया जाए, उसी सेंटेंस में मैं समझा रहा हूं, सेंटेंस दूसरा इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, उसी सेंटेंस में समझा रहा हूं, तो अप्लाई किसी भी सेंटेंस में आप कर सकते हैं। 30% ऑफ मिल्क। अब देखिए मिल्क चाहे वो 1 बाल्टी हो, 10 बाल्टी हो, 100 बाल्टी हो, कुछ भी हो, मिल्क हमेशा सिंगुलर में ही रहेगा। मिल्क कभी भी प्लूरल में होगा ही नहीं, ठीक, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन ही है। तो मिल्क वेस्टेड। तो अगर आप यहां वॉज और वर, तो आपको वॉज टिक करना है। 30% ऑफ मिल्क वॉज वेस्टेड, क्योंकि चाहे 30% वेस्ट हो, चाहे 40 हो, चाहे 100% हो, मिल्क मिल्क ही रहेगा, वहां कोई बदलाव नहीं आने वाला है। 30% ऑफ मिल्क वॉज वेस्टेड, 30% ऑफ चेयर्स वर ब्रोकन। और अगर यही बात परसेंटेज की हो जाए तो सब कुछ बदल जाएगा। जैसे कहा जाए अ बिग अथवा स्मॉल परसेंटेज, a big percentage of sugar used। अब आपके सामने दो ऑप्शंस वाज और वर। आपको ध्यान देना है कि सुगर इज एन अनकाउंटेबल नाउन, सुगर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहां हम वॉज का प्रयोग करेंगे। अगर यहां काउंटेबल नाउन होता और प्लूरल में भी होता तब भी हम सिंगुलर का ही प्रयोग करते। कैसे, अ बिग परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स not doing well। was और were जवाब होगा was, क्योंकि परसेंटेज के साथ सदैव सिंगुलर ही आएगा सामने, चाहे वो सिंगुलर नाउन आए, प्लूरल आए, काउंटेबल आए, अनकाउंटेबल आए, किसी भी केस में स्थिति केवल इतनी ही बनेगी। ठीक है, ओके। आज के लिए लास्ट रूल है रूल 9। यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑल है, ऑल ये सब्जेक्ट बन के आता है, तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर में आएगी या प्लूरल में, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। कैसे, ऑल के दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ होता है सभी, ऑल द पीपल, सभी लोग, सभी, और एक ऑल का अर्थ होता है सब कुछ। अगर सब कुछ अर्थ में यूज किया जा रहा है तो वहां सिंगुलर वर्ब होगी, और सभी के अर्थ में यूज किया जा रहा है तो वो प्लूरल वर्ब होगी। जैसे कहा जाए ऑल मिल्क, ऑल के साथ आप द भी लगा सकते हैं, ऑल द मिल्क ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है, नहीं भी लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑल मिल्क वॉज और वर, यहां वॉज होगा बिकॉज मिल्क इज एन अनकाउंटेबल नाउन, वो कुछ भी हो सिंगुलर में ही रहेगा। लेकिन अगर कहा जाए ऑल द स्टूडेंट्स, यहां द लगा किसने समझा रहा हूं कि आप समझिए, द लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है, लेकिन लगेगा तो ऑल के बाद ही लगेगा, पहले कभी नहीं लग सकता है। ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स
punished. All the students were punished. Was or were. लेकिन अगर केवल all आता है, पता नहीं है कि all क्या है, तब यहां all is well, ये भी ठीक है. all are well, ये भी ठीक है. केवल अर्थ में परिवर्तन आता है. ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है. ऑल आर वेल, सभी ठीक है. ठीक है. देखिए 9 रूल्स आज के क्लास में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये बहुत लंबा टॉपिक है, आसानी समाप्त होने वाला नहीं है, लेकिन इतने में आप समझ गए होंगे कितना टेक्निकल है. जरा सा ध्यान आपका भटका, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, वही वाली बात यहां है. ठीक है. तो लगातार हमारी क्लासेस को पाने के लिए, नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप आरवीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें. आज के लिए बस इतना. थैंक यू.